नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। हरियाणा डायरी में हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा डायरी। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के हित में सदन के अंदर कई बड़ी घोषणाएं करते नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिजिटल युग को अत्याधुनिक बढ़ावा देने के लिए आज डिजिटल लेजिस्लेटिव बिजनेस मॉड्यूल को लॉन्च किया है। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और कई बड़ी घोषणाएं की है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का छठा दिन रहा। सत्र के छठे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में एक बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज किया जाएगा। इसके लिए मुख्यालय और जिला स्तर पर डिजिटल रिकॉर्ड रूम तैयार किए जाएंगे। सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सरकार ने जिला कैथल से राजस्व विभाग के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की शुरुआत की थी और आज पूरे विभाग का रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो चुका है। इसके साथ ही विधानसभा के विजन को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने एक बड़ी पहल करते हुए विधानसभा के संपूर्ण रिकॉर्ड को डिजिटलाइज रूप दिया है। आज मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस प्रकार का जो रिकॉर्ड है विधानसभा का डिजिटलाइज रूप में कभी भी इसको उपयोग किया जा सकता, देखा जा सकता है। वहीं मैं आज एक और घोषणा करना चाह रहा हूं कि अभी जैसे सरकारी विभागों में रेवेन्यू विभाग का डिजिटलाइज रिकॉर्ड रूम, ये मुझे याद है कि कैथल में सबसे पहले किया था और बाद में हर एक जिला केंद्र पर इस प्रकार का जो रिकॉर्ड है वो डिजिटलाइज किया जा चुका है। आज मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अन्य सभी विभागों का जो इस प्रकार का रिकॉर्ड है उसको डिजिटलाइज रिकॉर्ड रूम के नाते से चाहे प्रदेश स्तर पर होगा चाहे जिला स्तर पर ये सभी किया जाएगा। अगर इस बार के बजट में कोई उसका प्रावधान विभाग कर पाएंगे तो ठीक है, क्योंकि इस पर थोड़ा खर्च आएगा, और नहीं तो जो अगला सप्लीमेंट्री बजट आएगा उसके अंदर उसका सारा प्रावधान भी हम लोग करेंगे। इसके साथ ही सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए घोषणा करते हुए कहा कि सरकार की ओर से अब गाँव के फिरने से 3 किलोमीटर तक स्थित डेरे और ढाड़ियों को बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे, जबकि पहले ये सीमा 1 किलोमीटर थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 300 मीटर तक डेरे और ढाड़ियों को दिए जाने वाले बिजली कनेक्शन पर उपभोक्ताओं को कोई खर्च नहीं देना होगा। और तो पिछले दिनों में एक कंफ्यूजन हुआ था पावर के 300 मीटर के अंदर के जो कनेक्शन और 3 किलोमीटर तक की लाइन के कनेक्शन, वो थोड़ा उसको स्पष्ट कर देता हूं मैं। गांव की फिरनी से पहले जहां 1 किलोमीटर तक के दायरे में डेरा ढाणी को कनेक्शन देने का प्रावधान था, वो 3 किलोमीटर कर दिया गया है। यदि डेरा ढाणी का कनेक्शन गांव के 300 मीटर तक अगर उसका कनेक्शन है तो पूरा खर्च उसका डिपार्टमेंट उठाएगा, और यदि डेरा ढाणी का कनेक्शन गांव के फिरनी से 300 मीटर के बाहर है, पहले जो 150 मीटर के बाहर होता था उसका पूरा खर्च जो है वो कंज्यूमर से लिया जाता था। अब 300 मीटर के बाहर का भी अगर खर्च है 3 किलोमीटर तक तो उसका आधा ही खर्च लिया जाएगा, आधा खर्च सरकार वहन करेगी। इसी प्रकार यदि कोई उपभोक्ता अपना बिजली कनेक्शन का जो ट्यूबवेल का खर्च है 3 किलोमीटर के अंदर, और बिजली के कनेक्शन यानी ट्यूबवेल के कनेक्शन के बजाय वो गांव के कनेक्शन से कराना चाहता है, तो उसका जो नई लाइन का खर्च है वो तो खर्च कराया जाएगा कंज्यूमर से, लेकिन ट्रांसफार्मर का जो खर्च है वो सरकार उठाएगी। सदन में विपक्ष की ओर से पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि करनाल स्मार्ट सिटी के तहत पारदर्शिता के साथ विकास कार्य किए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। किसी कार्य को लेकर अगर किसी विधायक की ओर से कोई शिकायत दी जाती है
तो निश्चित तौर पर सरकार जांच करवाएगी और जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोई शिकायत हो तो लिख करके दे सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, लेकिन अनाप शनाप इस प्रकार से काम में नुक्ताचीनी करना और जो काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं, एक विधि विधान उसका तरीका है। आखिर कोई भी चीज को खड़े होकर के इसमें ये हो गया, इसमें हो गया, कोई इनकी शिकायत है लिख करके दे, उसकी जांच कराएंगे और जांच कराने में कोई दोषी मिल गया तो जरूर सजा देंगे, और नहीं तो कोई ना कोई इनको भी अपने आप को उस चीज को कंट्रोल करके रखना चाहिए। मैं बोलता इसलिए नहीं हूं क्योंकि मेरे करनाल जिले के ये साथी हैं और शायद करनाल में इनका मेरे से ज्यादा इसलिए जाना होता होगा कि इनके पास तो अपना काम है जो करते हैं, मुझे तो सारे प्रदेश को देखना है। हाँ, मुझे इतना जरूर पता है कि करनाल के किसी काम में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जो काम होते हैं निश्चित होते हैं। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कुछ कामों की एक सूची है कि कौन सा काम स्मार्ट सिटी में होना होता है, कौन सा नहीं होना होता है। बाकी वहां के कारपोरेशन और वहां के जो सरकारी विभागों में काम होते हैं अपना करते हैं। अब ये अगर कहेंगे कि हर काम स्मार्ट सिटी में होता है, ऐसा नहीं है। स्मार्ट सिटी का एक निश्चित काम है, स्मार्ट सिटी का एक निश्चित एजेंडा है, उनका एक निश्चित राशि है। प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि HKRN से प्राइवेट कंपनी भी लोगों को ले सकती है। ऑफर लेटर देने के बाद भी कंपनी पर निर्भर करता है कि वो भर्ती करेगी या नहीं। उन्होंने कहा कि HKRN के पोर्टल को सरकारी विभागों के साथ जोड़ दिया गया है, वो अपनी जरूरत के अनुसार भर्ती कर सकते हैं। साथ ही विदेशों में भर्ती के लिए HKRN पोर्टल का इस्तेमाल किया गया है। वैसे इस प्रश्न का उत्तर में पहले अपनी बातचीत में जब राज्यपाल महोदय के भाषण पर बातचीत की थी उस समय मैं दे चुका हूं, फिर भी इसकी जानकारी मैं दे रहा हूं कि जो रिजर्वेशन है, जो उन्होंने पूछा कि शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लासेस की रिक्रूटमेंट का रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है, मैं इसमें ये बताना चाहता हूं कि इसमें एनुअल तौर पर जितनी भी भर्ती होती है उसकी पिछली भर्तियों में अगर ये परसेंटेज पूरी होती है 20% तो उसका हिसाब लगा करके और आगे की भर्ती की जाती है। अगर कोई शॉर्टफॉल होता है तो उसके नेक्स्ट जो भी, पहली बात तो ये भर्ती नहीं है, ये एक प्रकार की डिप्लॉयमेंट है, यानी डिप्लॉयमेंट यानी टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट जो 1 साल के लिए की जाती है और उसके बाद कोई निश्चित अंक नहीं होता कि कितने लोगों को उसमें डिप्लॉय करना है। जैसे आवश्यकता आती रहती है, 2 आती है, 10 आती है, 20 आती है, साथ करते हैं। अगर पिछले में 20% अथवा 27% जो बैकवर्ड क्लास की है और शेड्यूल कास्ट की 20% से कम रहती है तो फिर उसको एडजस्ट करते हैं। अगर उसमें पहले से पर्याप्त है तो फिर नॉर्मल भर्ती हो जाती है, अगली भर्ती में उसको फिर पूरा करते हैं। आज की स्थिति में BCA 16% की आवश्यकता होती है, 15.64% इस समय जो नई भर्ती हुई है वो इसके अंदर उपस्थित है। नई भर्ती में 0.36 इसको पूरा कर दिया जाएगा। ऐसे ही BCB में 11% की आवश्यकता होती है, वहां 11.4 पहले से है। देखा जाए तो दोनों टोटल मिलाकर के 27.04 ये पहले से इसके अंदर इसका प्रावधान किया हुआ है। इसी प्रकार SC में SC का आंकड़ा इसमें भी नहीं आया है। हाँ, SC में 20.63% आज के समय जो भर्तियां हुई है उसके अंदर पहले से प्रावधान किया हुआ है। तो इसलिए इसका कोई अलग से प्रोविजन करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि अगर हम मान लो इसका कोई नोटिफाइड इस प्रकार का कोई प्रोविजन करते हैं तो फिर हर भर्ती में अलग अलग करने के बाद उसकी भर्तियां संभव ही नहीं हो पाती हैं। एश्योरेंस यही है कि हर समय इसको पैरेलली देख करके उसको 20% और 27% दे दिया जाता है। वो उनको रखता है तो ठीक है, नहीं रखता है तो आज जब वो रखते हैं तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है इन लोगों को रख लिया गया है क्योंकि उसका कोई कमीशन 1% का रखा हुआ, वो 1% का कमीशन जमा करा देते हैं और नहीं रखते हैं तो भी उन्हीं की मर्जी है। अल्टीमेटली ये तो एक फैसिलिटेशन सेंटर है, किसी ने मांगा कि हमको इतने नाम चाहिए, हम उनको उतने नाम देते हैं, उसमें रखना ना रखना है उनका काम है, हमारा नहीं है। जहां तक डिपार्टमेंट के नाते से है, डिपार्टमेंट रिक्वेशन देता है। अभी तक ये था कि रिक्वेशन देने के बाद हम उनको डिपार्टमेंट को एक रेफर देते थे कि इतने लोगों को हमने इसमें से चयन करके रैंकिंग के हिसाब से और ये आपको भेज रहे हैं, आप इसको ज्वाइन कराइए। उसमें बहुत डिपार्टमेंट उस समय तक, क्योंकि समय का गैप ज्यादा होने के कारण से उनकी आवश्यकता कभी कभी कम हो जाती थी या कोई रेगुलर नौकरी आ जाती थी, उसकी इंफॉर्मेशन HKRN के पास नहीं होती थी। अब HKRN के पोर्टल को सीधा सीधा डिपार्टमेंट के साथ जोड़ दिया गया है कि जैसे ही उनकी कोई रिक्वेशन
देरी से मानो बदलाव भी करना चाहते हैं तो एचकेआरएन को पता लगेगा। एचकेआरएन लेटेस्ट जो उनका रिक्वेशन है उसके हिसाब से भर्ती करके उनको देंगे और उसकी जानकारी डिपार्टमेंट को भी हो जाएगी कि आज ये सिलेक्शन हुई है, इस सिलेक्शन में तुरंत उनको ज्वाइन करना अनिवार्यता उसके लिए कर दी गई है। अब कोई ऐसा आगे से केस नहीं आएगा कि एक बार एचकेआरएन में अगर उनका नाम सिलेक्ट हो गया तो ज्वाइन नहीं कराएंगे। अगर नहीं कराना होगा तो पहले से रिक्वेशन में बदल करके वो एचकेआरएन को सेम टाइम पर भेज देंगे, इसलिए कोई समस्या नहीं आएगी। जहां तक विदेश भेजने की बात है, एचकेआरएन को एक फॉरेन कंट्रीज का फॉरेन कॉर्पोरेशन के माध्यम से डिमांड की जो जानकारी मिली, उस जानकारी के आधार पर एचकेआरएन के पोर्टल को उपयोग किया गया और उपयोग करने में केवल उसमें रजिस्ट्रेशन जो है उस पोर्टल के माध्यम से की गई। चयन की प्रक्रिया जो इजराइल के लोग थे उनका और जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन है उन लोगों के मिलकर के उनके चयन किए। 200 कुछ लोगों का चयन हुआ, उनका पासपोर्ट वेरिफिकेशन चल रहा है। कुल कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया 8,169 थे और जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए अपीयर हुए 1909 हुए और जिनका सिलेक्शन हुआ 219 हुआ। तो 219 लोगों का पासपोर्ट वेरिफिकेशन करके और उनका 3 महीने का ट्रेनिंग का काल है वो होने के बाद फिर ही वो जाएंगे और जब जाएंगे तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से इजराइल गवर्नमेंट ही उनको सैलरी देने वाली है और अच्छी सैलरी है, 1 लाख से ऊपर की सैलरी है। उनकी इंश्योरेंस, उनकी बाकी चीजें सब करा करके दी जाएंगी, उसमें कहीं को कठिनाई नहीं। इस अवसर पर सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी बखूबी से विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि इजराइल के 8,169 आवेदन में से 219 का सिलेक्शन हुआ है, जिसके तहत उनका पासपोर्ट वेरिफिकेशन कर उन्हें इजराइल भेजा जाएगा। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में घोषणा करते हुए कहा है कि प्रदेश से निर्यात, मैन पावर, निवेश बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि बजट में इजाफा करने का मुख्य उद्देश्य है किसान, युवा और अंत्योदय का उत्थान करना। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में जवाब दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लिए एक बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश से निर्यात, मैन पावर, निवेश बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। साथ ही सरकार का लक्ष्य है 2047 तक हरियाणा सालाना $1 ट्रिलियन का निर्यात कर सके। बत्रा जी ने उठाया था वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूएन के जो तय हुए। हमने 2030 का अपना एक टारगेट तय किया कि सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हरियाणा जो है अपने उस समय तक पूरे कर लेगा और उसको पूरा करने के लिए एक नया हमने एक संगठन खड़ा किया है और उसका आज मैं उसकी घोषणा कर रहा हूं कि मिशन हरियाणा 2047। इसके लिए एक हाई लेवल टास्क फोर्स ये हम बना रहे हैं और उसमें उसकी रचना पूरी हो गई है। उसके जो चेयरमैन के नाते श्री दीपक बागला तो बहुत एक अच्छे डेवलपमेंट के नाते से इंडिया क्या है इंडिया इन्वेस्ट इंडिया के वो सीईओ थे दीपक बागला। बहुत बड़े स्थान से वो हमारे हरियाणा में सेवा के लिए आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा उनका एक जिसको कहना चाहिए उस विषय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका एक्सपोजर है और वो ग्लोबल एंगेजमेंट में चाहे फॉरेन की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे यहाँ का एक्सपोर्ट हो अथवा मैन पावर की जो भी वहां डिमांड है उस नाते से इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, हम ये भी अपना टारगेट रखते हैं कि देश के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में हरियाणा का यह संकल्प है कि हम 2047 तक हरियाणा से $1 ट्रिलियन का योगदान करने की अपनी योजना बना रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में हिसार के 4 गांवों को बड़ी राहत देते हुए बताया कि झिड़ी, पिरावली, ढूंढर में 2719 परिवार को जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मकान 1 से 4 कैनाल के बीच बड़े हुए उनसे 4,000 रुपए प्रति गज शुल्क लिया जाएगा। एक विषय, हिसार जिले में
जो GLF एरिया है, उस GLF यानी गवर्नमेंट लैंड लाइवस्टॉक, गवर्नमेंट लाइवस्टॉक फार्म, वहां 4 गांव ऐसे हैं जिन 4 गांव के लोग जमीन मिली थी, लेकिन रहने के लिए उन्होंने उस GLF की लैंड पर ही एक प्रकार से कब्जे से अपने मकान बनाए हुए थे। और ये आज से नहीं बने, 1954 के बने हुए, 70 साल हो गए हैं। मतलब मैं तो उसको जोड़ता हूं कि मेरा जन्म 1954 का है, वो बेचारे तब से वहां बैठे हैं। तो हमने कहा कि भी एक तोहफा उनके लिए मैं घोषणा करता हूं कि इस सारी योजना में अब उनको जिस जमीन पर वो बैठे हैं उसकी एक योजना बना करके और उनको अनाउंस कर रहा हूं मैं कि उनका सबका हमने ड्रोन मैपिंग करा ली है, कौन कितने एरिया, डंडूर, पेरावाली, झिड़ी और बीर बवरान। तो इसके अंदर कुल मिलाकर 2719 ऐसे हाउस होल्ड्स हैं। उन 2719 हाउस होल्ड के अंदर 1831 ऐसे हैं जिनका मकान 250 से छोटा है। उन सबको कैलकुलेशन करके वहां की जो केवल जमीन की लैंड की कीमत है वही ले रहे हैं, बाकी किसी प्रकार का कुछ नहीं। 2000 रुपया पर स्क्वायर यार्ड, मोटी मोटी बात उनसे होकर के, और 2000 पर स्क्वायर यार्ड की कीमत से उनको अलॉट कर दिया जाएगा। ऐसे ही जो से 1 कनाल तक हैं वो क्योंकि थोड़ा क्रॉस कंपनसेशन के नाते से उनको 3000 रुपया पर स्क्वायर यार्ड, जो 742 रेजिडेंट हैं तो इनको 3000 रुपया पर स्क्वायर यार्ड, और जो 1 कनाल से भी ऊपर है अप टू 4 कनाल जिनका कब्जा है उनको 4000 रुपया पर स्क्वायर यार्ड, ये कुल 146 रेजिडेंट हैं तो इनको ये दिया जाएगा। और 4 कनाल से ऊपर 17 रेजिडेंट हैं, उनको 4 कनाल तक ही सीमित किया जाएगा, और बाकी उनकी जमीन को वहां गांव की जो आवश्यकता है कॉमन लैंड के नाते उसमें उसको उनको शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बजट बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है कि हरियाणा के युवा किसान प्रगति की राह पर आगे बढ़ सके। हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए अंत्योदय पर विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उत्थान हो सके। अपने बजट को आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो मूल फोकस है वो फोकस है कि हर परिवार का मुखिया पाई पाई को परिवार के भलाई के लिए लगाता है। हमारा 1,89,000 करोड़ रुपया है, हम परिवार के भलाई के लिए पाई पाई का हिसाब ठीक रखते हैं और उसकी प्रायोरिटीज तय करते हैं। हमने प्रायोरिटीज, जैसे कल बजट भाषण में मैंने कहा था, 4 अक्षरों का एक शब्द बनाया था, ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। सब बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं। आज जिस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर जिन हर वर्ग की हम सहयोग और सहायता कर रहे हैं उससे हमारा हर वर्ग वो संतुष्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें भी हर एक वर्ग में मूल भावना है कि अंत्योदय को पहले रखा जाए। अंतिम व्यक्ति, अंतिम परिवार का व्यक्ति, यानी परिवार या समाज का जो अंतिम इकाई, उसको गरीब कह सकते हैं, उसका भलाई पहले हमने की है। बहुत विषय है कि आपने SC की बात नहीं की, BC की बात नहीं की। हम कहते हैं SC और BC, अगर इसका आंकड़ा उठाकर देख लिया जाए, हमारा जो पैरामीटर है BPL का, उस पैरामीटर में सबसे ज्यादा अगर कोई वर्ग आता है तो SC BC ही आएगा। जब कभी ये 1,20,000 रुपए का पैरामीटर पिछली सरकारों के समय था, जिसको SCCC डाटा, इसके हिसाब से उसको आंका गया था, उसमें 15 लाख परिवार थे हरियाणा में। फिर बाद में जब ये शुरू हुआ, कौन सा स्वास्थ्य की योजना, आयुष्मान शुरू हुआ, तो उनको आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए और उनको बुलाया गया या उनको ढूंढा गया, 9.5 लाख परिवार हमको मिलता है। 8 लाख परिवार तो उस श्रेणी में मिले ही नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिले। अर्थात वो SCCC डाटा का किन लोगों को उसमें रखा होगा, हाँ ये भी हो सकता है, जिसको मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हो सकता है 2011 में उस लेवल पर हो और 2016-17 में वो आगे बढ़ गए तो श्रेणी में रहे ही नहीं। लेकिन वो सिर्फ 9 लाख परिवार थे। हमने उस आय की सीमा बढ़ाई, 1,20 की बजाय 1,80 कर दिया। 1,80 करने के बाद भी सब लोगों का सेल्फ डिक्लेयर करो, और सेल्फ डिक्लेरेशन के बाद उनका सर्वे करने के बाद आज उन सब की परिवार की संख्या जो उस समय 14 लाख थी, आज उनकी संख्या 30 लाख से ऊपर हो गई, 34 लाख हो गई है। 34 लाख परिवारों को लाभ दे रहे हैं।
और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 80% एससी समाज उसमें आता होगा, जरूर उसमें 60% 70% बीसी परिवार भी आता होगा। खड़े व्यक्ति को समाज का अंतिम परिवार या अगर आबादी के हिसाब से तो जो गांव पिछड़े हैं, दूर हैं, उनको लेके आगे चलेंगे तो देश का समाज का भला होगा। मेरा तो उसमें एक ही कहना, कबीर जी का दुआ है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब सींचे मूल को, फले फूले अघाए, फले फूले अघाए। हम अंत्योदय की एक साधना करते हैं कि अंत्योदय की इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर हम इस विषय पर आगे बढ़ेंगे तो पूरा समाज सुखी होगा। हरियाणा की मनोहर सरकार का कुशल मार्गदर्शन प्रदेश के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश का हर वर्ग विकास की राह पर अग्रसर हो सके। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। चंद्रशेखर आजाद का आज बलिदान दिवस है। बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में लिखा है, अपने निडरता से अंग्रेजों को भयभीत कर आजाद नाम को सार्थक करने वाले चंद्रशेखर आजाद जी को उनके बलिदान दिवस पर सादर नमन। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में आके लिखा है, भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद जी को महान क्रांतिकारी के रूप में देश सदैव स्मरण करेगा। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए जान लेते हैं आज के इस सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी? ए 23 अप्रैल 2018, बी 1 नवंबर 2022, सी 12 मार्च 2017, डी 21 अक्टूबर 2019। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है न सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।